प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पुनः एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने पहुंचे हैं और वो है आहरण पर ब्याज। आज हम समझेंगे आहरण पर ब्याज निकालना। ठीक है, तो बच्चों मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा आहरण क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जब है ना फर्म के साझेदार जो है अपने निजी उपयोग के लिए फर्म से अगर कुछ पैसा निकालते हैं तो उसको ही कहा जाता है आहरण। ठीक है ना। अब उस आहरण पर हमको निकालना है ब्याज। तो ब्याज निकालना तो आप सिंपली जानते ही हैं, है ना भाई। मैं आपको कहूं कि ब्याज निकालिए तो आप क्या बोलेंगे, सर कितने का निकालना है, कितना प्रतिशत है। तो फटाफट आप उसको निकाल सकते हैं क्योंकि इसको पिछले क्लासेस में भी आप पढ़े हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि एक साझेदार जो होता है वो वर्ष के दौरान कई बार फर्म से पैसे निकालते हैं। ठीक है, निजी उपयोग के लिए। ठीक है, साल भर निकालते हो सकते हैं 10 बार, 12 बार, 15 बार भी वो निकाले। तो उसका जो है गणना हम कैसे करें, क्योंकि हम जो है लाभ हानि नियोजन खाता जो बनाते हैं उसमें हम जो आहरण पर ब्याज लिखते हैं वो पूरे साल भर का एक साथ एक मुश्त आहरण पर ब्याज लिखते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक महीने जो है जो आहरण किए हैं उसका ब्याज अलग अलग लिखेंगे। वहां पर एक मुश्त साल भर का ब्याज लिखा जाता है ना। जैसे वेतन को लिखते हैं एक मुश्त, कमीशन को एक मुश्त लिखते हैं, वैसे ही आहरण पर ब्याज भी एक साथ साल भर का लिखा जाता है, अलग अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज जो है कैसे हम निकालें, ठीक है, उनको आज के इस क्लास में हम समझेंगे। जैसे कोई साझेदार है पूरे 12 महीने तक उसने आहरण किए हैं। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, ठीक है, इसको समझने के लिए और अलग अलग विधियों के द्वारा हम इसको समझेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कोई साझेदार जो है हर महीने है ना राशि निकालता है आहरण के रूप में। जैसे जनवरी में निकाला 1000 रुपए, फिर है फरवरी में निकाला 1000, फिर मार्च 1000, अप्रैल 1000, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ऐसे उसने जो है साल के अंदर 12 बार जो है उसने आहरण किए हैं। ठीक है, 12 बार आहरण किए। मान के चलते हैं सभी आहरण जो है उसने 1 तारीख को किया। ठीक है, 1 तारीख को उसने आहरण किया हर एक आहरण को। ठीक है भाई, तो हम आपको इसको बोलेंगे भाई कि जनवरी में किया और इसको ब्याज का जो दर है वो है 6% वार्षिक। ठीक है, ये आपको मैं बोलता हूं। तो आपको मैं जब बोलूंगा कि भाई इसका आहरण पर ब्याज निकालिए तो आप क्या करेंगे, है ना। अच्छा, इसका जो खाता है ठीक साल भर का ही बनता है, साल भर का रहता है। ठीक है, और मैं कहूं कि ये जो खाता है 31 दिसंबर को बनाता है। कब बनाता है, 31 दिसंबर को अपना खाता बंद करता है, उस दिन अपना खाता बनाता है। तो देखेंगे इस 1000 पर, है ना, दिसंबर तक जाएंगे, कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। तो इस 1000 पर कितने महीने का ब्याज लगेंगे, है ना, पूरे 12 महीने का ब्याज लगेंगे। दूसरा को फरवरी में उसने आहरण किया है तो उस पर कितने महीने का ब्याज लगेंगे, इसमें 11 महीने का ब्याज लगेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां पर अलग अलग ब्याज की गणना होंगी। ठीक है ना भाई। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर एक कहें अगर, तो ये डेट हो गया, है ना, ये हो गया राशि, है ना, निकाली गई राशि। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं माह, कितने महीने का उसको ब्याज देना है। ठीक, तो पहले राशि पर तो 12 महीने का ब्याज, दूसरे राशि पर 11 महीने का ब्याज, तीसरे राशि पर 10 महीने का, 9 महीने का, 8 महीने, 7 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4, 3, 2 और 1। ठीक है,
इस प्रकार से इन राशियों पर अलग अलग महीने का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ब्याज निकालना तो जानते ही हैं। ठीक है, ब्याज के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, ब्याज के लिए हमको एक राशि चाहिए रहता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या चाहिए, दर चाहिए, है ना, दर बटे 100 ये लिखते हैं। अगर जो है महीने का निकालना है तो महीने का लिखते हैं यहाँ पर, है ना, माह बटे 12। ठीक, तो इस फार्मूला के आधार पर आप जो है क्या करते हैं, ब्याज निकालते हैं। ब्याज की गणना इस फार्मूले से आप निकालते हैं, जो कि आप पहले भी सीखे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हम चाहें कि तो अलग अलग जो है हम ब्याज निकालेंगे, है ना, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे आप ब्याज निकालेंगे, इसमें इस फार्मूला के अनुसार से आप एक ब्याज निकालेंगे। देखो, तो यहां पर हम देखें परंपरागत विधि से ब्याज, है ना, ब्याज की गणना, ब्याज। तो क्या करेंगे, आप ब्याज निकालेंगे इस राशि का, तो आप लिखोगे 1000 गुणा 6/100 गुणा 12/12। ठीक, इसके लिए लिखोगे 1000 गुणा 6/100 गुणा 11/12। इसके लिए लिखेंगे 1000 गुणा 6/100 गुणा 10/12। इसके लिए क्या लिखेंगे, ठीक है ना, 1000 गुणा 6/100 गुणा 9/12। तो इस प्रकार से आप जो है कंटिन्यूअस जो है ना, निकालेंगे। अगर इसको हल करते हैं हम, है ना, तो कितना आता है 60 रुपए। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 55 रुपए। इसको हल करेंगे 50, इसको हल करते हैं 45। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप निकालते जाएंगे ऐसे 8/12, 1000 गुणा 7/12, फिर 6/12। ठीक है, फिर है 5/12, फिर 4/12, फिर 2/12 ना, सॉरी 3/12 आएगा अब यहां पर। फिर आएगा इसके लिए 2/12 और 1/12। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे इसको। तो इसका आ जाएगा 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 और 5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है आप ब्याज की गणना करेंगे तो ऐसे निकालेंगे। तो देखो मुझे कितना समय लग गया इसको ब्याज को निकालने में। तो ये जो विधि होता है, इस तरीके से जो निकालते हैं उसको कहा जाता है ना, इस प्रकार से निकालने की जो तकनीक है उसको कहते हैं परंपरागत विधि, है ना, ये कहलाएगा परंपरागत विधि। ठीक है, परंपरागत विधि। आप ऐसे भी ब्याज को निकाल सकते हैं। फिर इसका टोटल करेंगे तो आएगा 390 रुपए। यही राशि जो है आप आहरण पर ब्याज के नाम से एक मुश्त जो है साल भर का दिखाएंगे। तो ये भी एक तरीका है ब्याज निकालने का। ठीक है, जो कि हम इसी सूत्र के आधार पर इसको हमने निकाले हैं। लेकिन बच्चों आपको 3 घंटे का पेपर होता है और पूंजी आहरण पर ब्याज निकालने की बात कहे तो देखो कितना समय आपको लग जाएगा इस ब्याज को निकालने में। बहुत ज्यादा समय आपको लगेंगे। ठीक है, एक ही प्रश्न में आप उलझ जाएंगे। तो इसको और भी सरल तरीके से हम, है ना, मतलब बहुत ही जल्दी से हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका क्या है वो हम यहां पर सीखते हैं। तो वो तरीका है, वो जो फास्ट तरीका है वो अभी देखेंगे, जिसको हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर, जिसको कहा जाता है गुणन फल विधि। जैसे हमने अभी एक यहां पर सूत्र लिखा था, है ना, क्या लिखा था भाई, यहां पर हमने लिखा था, है ना, ब्याज बराबर राशि गुना दर बटे 100 गुना माह बटे 12 हमने जो लिखा था। ठीक, उसी सूत्र को हम मोडिफाई कर देंगे गुणनफल विधि के अंतर्गत, तो और भी हमारा जो ब्याज जो है बहुत ही फास्ट गति से जो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या करना, क्या है करना, ये है यहां पर फास्ट गति से निकालने के लिए
ठीक है, राशि और मंथ दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर हम निकाल लेंगे एक नया, है ना, जिसको कहेंगे गुणनफल। गुणनफल, ये गुणनफल किसका है, राशि गुणा माह का गुणनफल है, ये दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11,000। फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 9,000, फिर आएगा 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो है हमने उसको गुणा कर दिया। ठीक है, इस विधि के अनुसार से बहुत ही फास्ट गति से आप और भी निकाल सकते हैं। ऐसे एक एक करके हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, एक एक करके निकालने से काफी समय हमको लगता है, लेकिन इस विधि से निकालने से बहुत ही फास्ट गति से जो है आप आहरण पर ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो इसके अनुसार से क्या होगा, इसके अनुसार से ब्याज बराबर, है ना, अभी जैसे हमने एक सूत्र यहां पर आपको समझाऊं लिखे थे, है ना, राशि गुणा दर बटे 100 गुणा माह, है ना, बटे 12, ऐसे हमने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो अभी इसी सूत्र को हम मोडिफाई करके यहां पर बना रहे हैं। क्या करेंगे, एक ये और एक ये, हम दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को हम कहेंगे गुणनफल। गुणन कर रहे हैं, गुणनफल। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे गुणनफल, गुणनफल, है ना, का योग। गुणनफल का हमको योग करना है। ठीक है, टोटल निकालेंगे, गुणनफल का योग यहां पर करेंगे, फिर गुणा। ठीक, ये दोनों हमने लिख दिया, बच गया हमारा क्या, दर बटे 100 गुणा, नीचे क्या बच गया, 12। ठीक, ऊपर जो है खाली है। ठीक है ना भाई, इसको हमने यहां लिख दिया, दोनों का योग है या इसका योग है तो हमने एक साथ लिख दिया। यहां पर खाली है तो हम चाहें तो यहां पर एक लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिखने से मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक से कई बार गुणा करो उसी चीज को उतना ही आता है, इसलिए एक लिख सकते हैं। तो ये इसी सूत्र को हम मोडिफाई करके एक नया सूत्र यहां पर हम आपको समझा रहे हैं गुणनफल विधि के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा और भी फास्ट गति से हम जो है आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं या किसी भी चीजों का ब्याज जो है निकाला जा सकता है। अब यहां पर हम देखें तो इस सूत्र को पुटअप कर देते हैं। ठीक, हमको गुणनफल का योग चाहिए और जैसे कि मैं अगर इसका योग कर दूं तो ये आता है हमारा 78। ठीक है, ये आ गया 78 माह और एक महीने का कितना है, 1,000। तो टोटल जो है कितना आ जाएगा, 78,000। इसका योग जो है वो 78,000 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इस 78,000 को यहां पर हम लिखेंगे 78,000 गुणा दर क्या है, 6/100 गुणा 1/12। ठीक, अब इसी को हमको हल कर देना है। एक ही बार ऐसे अलग अलग ना करके एक बार हम यहां पर हल कर देंगे तो भी आंसर हमारा आ जाएगा। देख लेते हैं भाई, 0 0 कैंसल, 2 ठो, है ना, फिर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 निया 18, 2 शून्य 0। इस प्रकार से 390 रुपए आ गया। ठीक है, तो देखो दोनों में कितना है ना, ये लगता है, समय लगता है, समय का ही कीमत है। आप इस तरीके से भी निकालेंगे तो कोई बुरा नहीं है ना, वो भी सही है। ठीक है, पर समय ज्यादा लगेंगे इसमें। ठीक, अगर उसी को आप जो है दोनों को गुणा कर दीजिए और गुणनफल का योग इस सूत्र में एक बार सूत्र में मार रख लेंगे तो बहुत ही जल्दी से आप जो है ब्याज की गणना कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है गुणनफल विधि, जिसके द्वारा आप फास्ट गति से जो है आहरण पर ब्याज की गणना कर पाएंगे। ठीक है, एक तो ये विधि आपको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, ये हम समय बचाने के लिए करते हैं और इसमें जो है काफी समय लगता है, इससे भी कर सकते हैं। अब इससे करेंगे तो दोष इसका क्या है कि भाई हो सकता है कैलकुलेशन में हमारी कुछ गलतियां हो जाए इतना करते करते, है ना, पर इसमें हमको एक ही कैलकुलेशन करना होता है तो थोड़ा हमारी शुद्धता की संभावना अच्छी बनती है। ओके, अब हम देखेंगे इससे भी फास्ट एक और विधि है, इससे भी जल्दी हम और कर सकते हैं। ठीक है, और वो तीसरा तरीका है जिसको कहा जाता है औसत भुगतान विधि।
इस विधि के द्वारा जो है और भी जल्दी से, है ना, इससे भी थोड़ा जल्दी से, ठीक है, हम जो है ये सारी चीज निकाल सकते हैं, मतलब आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं। पर इसके भी कोई शर्तें हैं, है ना। ये सूत्र तभी काम करेगा, इसके द्वारा ब्याज हम तभी निकाल सकते हैं जब वो दो चीजों को, है ना, दो चीजों को वो पूरा करता है, दो शर्तों को पूरा करता है। पहला शर्त क्या है? शर्त पहला ये है कि राशि जो है समान होना चाहिए, समान राशि, है ना, राशि समान, है ना, जो राशि है एक समान निकालना चाहिए। हर महीने निकाल रहे हैं जो राशि, वो हर 3 महीने में, 2 महीने में, वो एकदम समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने इसको एक सरल उदाहरण लिया इसी कारण, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर 1 हजार हर महीना निकाले हैं, तो ऐसे जो है हर महीने एक समान राशि जो है आहरण किया जाए। ओके। दूसरा शर्त होता है समान समय अंतराल। और जो समय का जो अंतराल है वो समान होना चाहिए। जैसे यहां पर गैप देखें, है ना, 12 महीने, है ना, 11 महीने, 10 महीने, तो दोनों के बीच में 1 महीने का गैप आ रहा है ना। तो जो आहरण किया जाता है वो क्या होना चाहिए? गैपिंग में होना चाहिए, समान गैप में। ये 2 महीने का गैप भी हो सकता है, 3 महीने का गैप भी हो सकता है, 4 महीने का भी गैप हो सकता है, पर वो गैप जो है उसका अंतराल जो है वो क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो ये दोनों, ये शर्त है, ठीक है। औसत भुगतान विधि से अगर हम जो है ब्याज निकालते हैं तो उसके लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। उस प्रश्न में 2 शर्त पूरा होना चाहिए। एक जो है राशि समान होना चाहिए, दूसरा समान समय अंतराल होना चाहिए। तभी जो है हम इसके द्वारा फास्ट गति से जो है आहरण पर ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। और नहीं, अगर ये दोनों शर्तें पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम इस विधि से निकालेंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर जो है आपको केवल 1 या 2 महीने का ही ब्याज निकालना है, 1 ही 2 बार ब्याज निकालना है, तो आप इस विधि से निकालिए, इस विधि से, परंपरागत विधि से निकालिए। और जब आपको जो है ऐसे अलग अलग आहरण किए हैं 12 बार, 15 बार, है ना, तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगर जो है समान राशि और समान समय अंतराल है तो इस विधि से भी आप निकालेंगे तो और भी जल्दी से हो पाएगा। क्योंकि इस विधि से हम जब तैयार करते हैं तो हमको इस प्रकार से एक टेबल तैयार करना पड़ता है, सारणी बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उस सारणी बनाने में हमको काफी समय लग जाते हैं, ठीक। लेकिन इस विधि से जब निकालते हैं, इस विधि से, तो टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वही टेबल बनाने का जो समय है वो हमारा इस विधि के द्वारा बच जाता है। तो इसके अनुसार से ब्याज बराबर, इस विधि के अनुसार हम ब्याज बराबर क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर यहां पर आप देखेंगे कुल राशि, कुल राशि गुणा दर बटे 100 गुणा औसत अवधि बटे 12, ठीक है बच्चों। औसत अवधि बटे 12, इस सूत्र के द्वारा इसको ये करेंगे। अब मैं 2 चीज थोड़ा समझाना चाहूंगा। एक, कुल राशि क्या है? कुल राशि का मतलब है कि हर एक महीने एक हजार रुपया जो निकाला है, ठीक है, उस राशि का योग कुल राशि कहलाएगा। तो यहां पर समान होना चाहिए बोले हैं। 1 महीने का पता है तो उसको फिर 12 से डिवाइड, है ना, गुणा कर देंगे तो फिर कुल राशि निकल पाएगा। ओके है ये भी। दर बटे 100 इसको जानते ही हैं। औसत अवधि, अब इसको हमको थोड़ा समझना है। औसत अवधि का मतलब क्या है, ठीक है। औसत अवधि में आपको देखना है यहां पर, औसत अवधि का मतलब ये है कि प्रारंभ, जिस महीना उसने प्रारंभ किया आहरण करना वो वाले अवधि, और दूसरा जिस माह को उसने अंत किया, आखिरी जो आहरण किया उस साल के अंतर्गत, वो वाली अवधि, इस दोनों अवधि का औसत ही क्या कहलाता है? औसत अवधि कहलाता है, ठीक है। तो औसत अवधि के लिए मैं थोड़ा यहां पर लिख देना चाहूंगा, ऐसे निकालेंगे। औसत अवधि बराबर, औसत अवधि बराबर प्रारंभ माह, ठीक है, धन अंतिम माह बटे 2। इस प्रकार से औसत अवधि बराबर प्रारंभ माह प्लस अंतिम माह बटे 2, इस प्रकार से आप कह सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये मिड वैल्यू जैसे निकालते थे ना स्टैटिक्स में, ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा, है ना, को भाग करते थे 2 से, और इस प्रकार से मिड वैल्यू निकालते थे, मध्य बिंदु निकालते थे। बस वही है यहां पर भी। ओके बच्चों, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने दोनों चीज बता दिया, कुल राशि क्या है, औसत
अवधि क्या है। तो इस प्रकार हम ये करेंगे। अब इस सूत्र में हम जो है इसी सवाल को फिर से एक बार पुटअप करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, तो ब्याज बराबर कुल राशि, एक महीने का 1000 तो 12 महीने का 12000, एक महीने का 1000 तो 12 महीने का, है ना, ठीक। उसके बाद दर बटे 100, दर है 6/100 गुणा औसत अवधि। अब औसत अवधि के लिए मैंने यहां पर लिखा है अंतिम प्रारंभिक माह प्लस अंतिम माह बटे 2, ठीक। तो इसको यहां पर हम थोड़ा सा हल कर लें। तो देखो, प्रारंभिक जो माह है वो कितने महीने का लगेंगे, 12 महीने का लगेंगे, ये है प्रारंभिक माह। अंतिम माह कितने का है, ये है, ठीक है, 1 महीने, ठीक। तो यहां पर हम उसी को लिखेंगे 12 धन 1/2, ठीक है। हल कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 12,000 6/100, और इसको हल अगर करते हैं तो 6 अच्छा इसके नीचे 12 है ना, इसको हल कर देंगे 6.5/12, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आप इसको हल कर देंगे। अब हल कर लेते हैं, 0 0 कैंसल, 0 0 कैंसल, 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12, 12 शून्य 0, और सबको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा इतना, ठीक है, 390 रुपए। तो आप देखो, सभी विधियों के तहत, चाहे आप परंपरागत विधि से निकालोगे तो भी गुणनखंड, है ना, गुणनफल विधि से निकालेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, और औसत भुगतान विधि से निकालेंगे तो भी उतना ही आएगा। लेकिन सभी की अपनी अपनी एक विशेषता है, ठीक है ना भाई। इसमें समय ज्यादा लग रहे हैं, एक एक का निकाल रहे हैं इसलिए समय ज्यादा लग रहे हैं, इसमें थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन इसमें भी एक टेबल बनाना पड़ता है पूरा, है ना, इस कारण इसमें भी थोड़ा सा समय बचता है पहले की तुलना में, पर थोड़ा समय लगता है यहाँ पर भी टेबल बनाने में। टेबल बनाने का समय जो है औसत भुगतान विधि से हमको बच जाता है, लेकिन ये 2 शर्त पूरा करने के बाद ही ये विधि में हम काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों शर्त पूरा नहीं होता है तो हमको इसी विधि के द्वारा ही कार्य करना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखो, इससे भी आंसर उतना ही आएगा। तो आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हमको समय को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे परीक्षा का टाइम केवल 3 घंटे का होता है, और इस प्रकार से आपको दे दिया जाए, है ना, और आप जो है इस तकनीक से निकालेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। इससे अगर आप बनाते हैं, है ना, तो भी कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। टेबल तैयार करो, फिर ये करो, उसके बाद अगर आप इसमें अगर बनाते हैं तो 5 मिनट में वो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, दूसरी बात, वहां पर आपको 1 ही 2 महीने का निकालना है भाई, तो उसके लिए फिर ये तरीका अपनाने से भी कोई मतलब नहीं है, फटाफट परंपरागत विधि से निकाल लीजिए, ठीक है ना भाई, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। तो आपको डिसाइड करना है किससे करना है, ठीक है। अच्छा, ये कब काम आएगा तो आपको शर्त बता दिया, है ना, और ये जो है हम कह सकते हैं ऑल टाइम काम आने वाला है, ठीक है ना भाई, ये ऑल टाइम काम आने वाला है। तो ये थोड़ा सा और भी आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो देखो, कुछ नहीं है, सिंपल है, ऐसे अलग अलग समय पर ब्याज निकालना है, तो इस प्रकार से आप एक साथ निकाल सकते हैं। और यही राशि को हम कहां लिखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाते में लिखते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया, है ना, आ गया होगा। मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे भाई मैंने तो यहां पर लिखा कितना है ना, जनवरी 1 जनवरी, है ना, ये सब पहले पहले महीने को मतलब वो किए हैं, क्या बोलते हैं, आहरण किए हैं। अगर यही वर्ष के अंत, महीने के अंत में करते हैं, जैसे मैं बोलूं 31 जनवरी, है ना, 28 फरवरी, ठीक है, 31 मार्च, 30 अप्रैल, ठीक है, 31 मई, 30 जून, तो इस प्रकार से महीने, इस प्रकार से, है ना, ये जो है हर जो है महीने के अंत में करता है, ठीक है। अब अंत में करता है तो क्या होगा भाई, 31, है ना, जनवरी 31 को किया है, तो ये माह कितना आएगा भाई, 12 आएगा ना, 12 आएगा क्या, तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहां पर आ जाएगा आपका 11, है ना भाई, फरवरी से गिनती करेंगे ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो फरवरी से हम गिनती करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 11, यहां पर आ जाएगा 10, यहां पर आएगा 9, ठीक है ना। माह के लास्ट में अगर आहरण किया जाता है तो ये आएगा। तो इससे जब हम यहां पर औसत माह निकालेंगे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा, तो यहां पर 11 लिखेंगे ना, जैसे यहां पर क्या हो जाएगा 11 धन, लास्ट कब होगा, अब इसको देख ना, आपको बता ही देता हूं लास्ट कब होगा, ठीक है। तो देखो, ये हो जाएगा 8 7 6 5 4 3
2, 1 और 0, क्योंकि भाई जिस दिन हम बना रहे हैं उसी दिन, तो इसमें तो ब्याज की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रारंभ माह अंतिम माह 0/2 बराबर कितना आ जाएगा 5.5। तो ठीक है, औसत माह आ जाएगा 5.5। यहां पर कब की स्थिति में, जब माह के आखिरी में जो है, क्या करते हैं, माह के आखिरी में जब जो है आहरण करते हैं अगर साझेदार, तब की स्थिति में इस प्रकार से 5.5 आएगा। आगे होगा समझ में औसत अवधि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा वो भी समझ में आ गया। 2 चीज आपको समझा दिया मैंने, है ना, माह के प्रारंभ में और माह के अंत में। अगर कोई साझेदार, है ना, अगर माह के बीच में करता है, मध्य में करता है, तब कैसे होगा। कहने का मतलब ये है कि भाई ये हो गया जनवरी 15, है ना, फरवरी 15, ऐसे ये सब 15-15 मतलब माह के मध्य में अगर करता है, ठीक है भाई, माह के मध्य में करता है, तब औसत अवधि कैसे निकलेगा। अब देखें यहां पर भाई, यहां पर हमने क्या बोलते हैं, जनवरी 15 को आहरण किया, है ना भाई, तो इसमें जनवरी 15 को किया है तो कितने दिन का लगेंगे यहां पर भाई, तो यहां पर आपका हो जाएगा 11.5 माह, है ना, कितना हो जाएगा 11.5 माह हो जाएगा। 12 माह नहीं, 15 दिन कम पड़ गया ना, जनवरी 15 से है तो 15 दिन कम, मतलब 11.5 माह। ठीक, इसी प्रकार से ये 10.5 माह, है ना भाई, तो इस प्रकार से चलेंगे ये। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 15-15 दिन ये। अब ये जो है 0.5 मतलब आधे महीने का, तो फिर से बस वहां पर आपको सूत्र में पुटअप कर देना है। सूत्र तो वही है, एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो औसत अवधि आपको निकालना है, तो प्रारंभिक माह में क्या दिया है 11.5 धन, अंतिम में भी क्या है 0.5, 0.5 भागित 2 बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12 भागित 2 बराबर 6 माह, 6 महीने। तो 6 महीना लिखेंगे यहां पर, है ना, कब की स्थिति में, जब मध्य में, माह के मध्य में जो है, ठीक है, आहरण करता है, तब की स्थिति में। तो मैंने आपको जो है तीनों कंडीशन में बताया औसत अवधि कैसे निकालते हैं। अगर जो है जनवरी 1 तारीख को करता है तब कैसे करना है औसत अवधि। दूसरा, अगर जो है लास्ट में करता है, माह के लास्ट में करता है, तब कैसे निकालना है, और मध्य में करता है तो औसत अवधि कैसे निकालना है। ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। तो ये था इस आहरण पर ब्याज की संपूर्ण जानकारी। और ये केवल आहरण पर ब्याज निकालने के लिए काम नहीं आएगा, ये सारे सूत्र जो भी मैंने बताए हैं वो आप चाहे तो ऋण पर भी ब्याज निकाल सकते हैं, पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं, है ना, इन्वेस्टमेंट, है ना, कहीं पर हमने विनियोग किया है तो विनियोग पर ब्याज निकाल सकते हैं इसी विधियों के द्वारा से। इसके लिए कोई अलग से और नहीं है। एक प्रकार से हम इसको कहें कि ब्याज की गणना कैसे करना है वो हमने आपको सिखाया है। ठीक है, जिसमें आप आहरण पर भी ब्याज निकाल सकते हैं, पूंजी पर ब्याज निकाल सकते हैं, प्रतिभूति पर ब्याज निकाल सकते हैं, ऋण पर ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों, पहला है परंपरागत विधि, जिसमें आपको बताया ऐसे एक एक करके हर महीने का निकालेंगे, समय ज्यादा लगता है। ठीक है, दूसरा है गुणनफल विधि, इसमें थोड़ा सा हम जल्दी से निकाल पाते हैं। ठीक है ना भाई, गुणा करके। उसके बाद होता है औसत भुगतान विधि, ठीक, जिसके लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता है प्रश्न में। यह शर्त पूरा नहीं होगा तो इसी विधि से आपको हल करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर औसत अवधि एक शब्द जो आया था उसको कैसे निकालना है मैंने आपको बताया सूत्र के द्वारा यहाँ पर। ठीक, जिसमें ये भी बताया मैंने कि भाई ये जो है महीने के पहला है तब कैसे निकलेगा औसत अवधि, दूसरा मध्य में है तब कैसे निकलेगा, और वरना माह के अंत में है तब कैसे निकलेगा। ठीक है, तो इसी को थोड़ा समझना है। ओके, तो ये था आज आहरण पर ब्याज की संपूर्ण जानकारी। और मैं जहां तक समझता हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आया ही होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फोन करके पूछ लेंगे। ओके, तो बच्चों आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो और बताने का तो कोई चीज नहीं लग रहा है। ठीक है, और अगली जानकारी के साथ एक नए वीडियो बना करके आपके सामने हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।